हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। लास्ट वाले सेशन में हमने देखिए फैब 2020 के करंट अफेयर को कवर कर लिया है। हो सके तो थोड़ा लास्ट में उसका रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो आपने रिवीजन तो अभी तक कर ही लिया होगा। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं मार्च 2023 के करंट अफेयर, जो आपके एचएएस एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं और बाकी के जो एग्जाम आपके होने जा रहे होंगे उसके लिए भी ज़रूरी है। नेशनल करंट अफेयर करने जा रहे हैं। हिमाचल के करंट अफेयर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हिमाचल करंट अफेयर जाकर के देख लीजिए, जिसकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, कृपया करके उनको देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिमाचल जीके वाला जो सेक्शन बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने साथियों के साथ। खैर, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास बंगबंधु मुजीबर रहमान को फोसबॉल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो फोसबॉल ने बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान को विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, हर बार जो है क्वेश्चन आते ही हैं अवार्ड से, जो अवार्ड दिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन आते ही हैं हर बार। तो इसलिए हो सके तो हम इस पर एक वीडियो भी कवर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप याद रखिए मुजीबर रहमान को उनकी दी अनफिनिश्ड मेयर्स दी प्रिजन्स डायरीज एंड न्यू चाइना 1952 के लिए स्पेशल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और शेख मुजीबर रहमान विश्व के उत्पीड़ित लोगों की राष्ट्र मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इतना आप याद रख लीजिए, ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत है नहीं। तो बांग्लादेश के संस्थापक नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे और उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, शेख मुजीबर रहमान को। अगर इस फोसबॉल की फाउंडेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में साहित्य और कला के माध्यम से सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक आपको ये पता लग रहे हैं, सार्क के, तो याद रखिए। कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव आरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये रहा उनका फोटो, तो आप याद रख सकते हैं इनको। पिछले कल किसी ने कहा था अभी कमेंट सेक्शन में कि थोड़ा सा फोटो लगा सकते हैं। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है वो मेन फोकस जो है वो रिवीजन पर है, आपके कंटेंट बनाने पर है। दिक्कत ये होती है कि हम ज़्यादा ये लगाएंगे तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए। खैर, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। आलिया मीर को जम्मू कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला हैं। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इतना ही याद रखना है। आलिया मीर कश्मीर की पहली महिला वन्य जीव बचाव कर्मी भी हैं, जो वाइल्ड लाइफ एसओएस प्रोग्राम में एक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं। तो कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया। लुइस कैफरेली ने 2023 एबेल पुरस्कार जीता। तो एबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये गणित में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में दिया जाता है, मैथ्स में दिया जाता है। लुइस कैफरेली ने 2023 का एबेल पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। क्योंकि हम ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में ऐसा है, लेकिन ये हिंदी मीडियम में है। तो गणित के इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को नोबेल प्राइज़ के रूप में ही माना जाता है। अब इसको सिर्फ मैथ्स में दिया जाता है। पहली बार ये अवार्ड जो था वो 2003 में दिया गया। 2003 में जीएन पियरे को गणित के हिस्से को आधुनिक बनाने हेतु ये प्रदान किया गया था 2003 में। और एबेल पुरस्कार की शुरुआत जाने माने गणितज्ञ नील्स हेरनिक के सम्मान में हुई थी। नॉर्वे की सरकार 2001 में उस पुरस्कार की शुरुआत की और 2003 में अपना पहला पुरस्कार जीएन पियरे को दिया गया। तो अभी वाला जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? अबेल प्राइज किसमें दिया जाता है और अभी किसको दिया गया? लुइस कैफरेली। नेक्स्ट है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। याद रहता है, ठीक है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं। तो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए द्वारा न्यू दिल्ली में हुआ। हाँ, इतना याद रख लीजिए कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो ये महिलाएं जो विजेता हैं, विजेताओं की सूची कुछ इस तरीके से है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं जा रहा हूँ। विश्व की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है ये। अब ये कहाँ के लिए ज़रूरी है? आपके मेंस के लिए। प्रीलिम में भी हो सकता है कहीं पर स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए, लेकिन ज़्यादातर आपके मेंस के लिए ज़रूरी है, जहाँ पर आप पेयजल सुरक्षा की बात करते हैं।
न्यूयॉर्क में 22 से 24 जनवरी मार्च को हुए संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं कि 46% आबादी के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। 2 से 3 अरब लोग प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने पानी की कमी का अनुभव करते हैं। तो कहाँ के लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ अभी कि मेंस के लिए ज़रूरी है। तो पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक शहरी आबादी 2016 में 930 मिलियन से दुगनी होकर 2050 में 1.7 से 2.4 बिलियन हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी है। यूएन ने विश्व जल दिवस को चिन्हित करने के लिए बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान भी शुरू किया हुआ है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यूएन द्वारा विश्व जल 2023 को चिन्हित करने के लिए बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान की शुरुआत की है। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि विश्व जल दिवस वाटर डे कब मनाया जाता है। अनुराग बेहर की नई पुस्तक द मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। अब ये भी आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है। तो महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। अब इससे केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ 69 लाख पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पर हुआ, ये हाल ही में बनारस में हुआ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 इन वाराणसी, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो विश्व क्षय रोग दिवस को चिन्हित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और 30 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अब भारत ने वर्ष 2025 से 25 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जो 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष आगे है। इसको यहाँ पर जानेंगे थोड़ा कि कुष्ठ रोग और टीबी रोग के लिए सरकारी योजना। तो ये तो कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा की है, लेकिन भारत में हमने टीबी के बारे में जानना है क्योंकि ये न्यूज़ टीबी के बारे में बोल रही है। तो भारत में टीबी के हर साल अनुमानित 4,80,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और हर दिन औसतन 1300 से अधिक, हर दिन 1300 से अधिक और हर साल 4,80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में हर साल 1 लाख लोग 1 लाख से अधिक लापता मामले सामने आते हैं जिन्हें अधिसूचित नहीं किया जाता, जिनके बारे में पता ही नहीं चला कि ये टीबी से इनकी मृत्यु हो गई और उनके देहांत हो जाता है। इस तरह अधिकांश मामलों में या तो टीबी की पहचान नहीं हो पाती है अथवा अपर्याप्त रूप से पहचान होती है। इस प्रकार मामलों का उपचार निजी क्षेत्र में किया जाता है। अब दुनिया में तपेदिक रोग को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय निर्धारित किया गया है कि 2030 तक हमें टीबी मुक्त होना है, 2030 तक। लेकिन भारत ने ये लक्ष्य 5 साल पहले का रखा है, तो 2025 तक हमें टीबी को समाप्त करना है। आप हिमाचल पर बताइएगा कि हिमाचल के ही गवर्नर ने किसी एक क्षेत्र को अपने अधीन लिया कि भाई यहाँ पर जो है वो टीबी मुक्त होना चाहिए। तो हिमाचल का वो कौन सा क्षेत्र है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हिमाचल करंट अफेयर में हमने कवर किया है। तो ये आपका प्रीलिम के लिए भी हो गया, मेंस के लिए भी हो गया। और कुष्ठ रोग के बारे में तो हमें जानना जरूरी नहीं है, मतलब से अभी के लिए। या फिर आप गौरतलब है कि वर्ष 2005 में भारत में कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया है। 2005 में क्या घोषित कर दिया है, कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित कर दिया है। किंतु छत्तीसगढ़ और दादर और नगर हवेली में अभी भी कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, जबकि भारत के अन्य सभी राज्यों कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट वी हैव एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में उत्तराखंड में। ये राज्यपाल जो वहाँ के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ILMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप सबसे बड़ा, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में उत्तराखंड में ये बनाया गया है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, यह वर्तमान में देश में उपलब्ध सबसे एपर्चर टेलीस्कोप है, साथ ही यह भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है, ठीक है। और ILMT पहला ऐसा तरल दर्पण टेलीस्कोप है, यहाँ आपको दिख रहा है तरल टेलीस्कोप है, जिसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे, क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनीय आकाशीय वस्तुओं का पता लगाने में सहायता मिलेगी।
अब चलते हैं इससे आगे। न्यू दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 23 मार्च को नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया है, तो इसे आप जरूरी याद रखिए। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा? वैदिक ज्ञान संपदा को समझने में सहयोग और जनसाधारण को प्राचीन ग्रंथों में सामान्य जानकारी देना वैदिक हेरिटेज पोर्टल का मकसद होगा। तो नाम से ही पता लग रहा है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत ने स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट, फिर से नाम याद रखना है, सरबजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? निशानेबाजी में। विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम, और ये कहां पर होगा? तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहला महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फिर से इंपॉर्टेंट, रानी को इस वर्ष की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया, और रानी की कप्तानी में 2020 में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंची है। इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है, इनको पहले से मिल चुका है। रानी टोक्यो ओलंपिक के बाद चोट से जूझ रही थी और उन्हें विश्व कप और राष्ट्रमंडल 2022 के खेलों में अपनी जगह का स्थान नहीं मिला, लेकिन इनके नाम पर, रानी रामपाल के नाम पर हॉकी का स्टेडियम जो है वो ओपन हो चुका है, ये आप याद रखें। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन चुका है। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। तो राज्य विधानसभा 21 मार्च 2023 को राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया गया है और स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है। राजस्थान में निवासियों को इससे चिकित्सक संस्थान एवं डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर में निर्धारित नियमानुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का अधिकार होगा। अब ये नहीं कोई डॉक्टर कह सकते कि आपको इससे पैसे देने पड़ेंगे या कुछ आपको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी, ये उनका राइट है। मरीजों को सभी निजी संस्थानों में उनके मेडिकल केयर लेवल के अनुसार निःशुल्क इलाज करने का प्रावधान होगा। राइट टू हेल्थ का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25 हज़ार का जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी की जानी चाहिए जहां पर आपको राइट टू, जैसे राइट टू एजुकेशन है तो राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी सेहत ठीक है आपका माइंड फ्रेश होगा और आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से जल्दी समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, तो सर यहाँ पर स्वास्थ्य का अधिकार क्या कहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा 1948 की घोषणा के अनुसार अनुच्छेद 25 का हस्ताक्षर करता है, जो भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल आदि इनके करता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया। बांग्लादेश ने पहला अपना पनडुब्बी बेस शुरू किया। किस देश ने हाल ही में अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया? क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के तरीके से सोचना है, बाकी आप उसको कर लेंगे। तो बंगाल की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने 20 मार्च 2023 को कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया। बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया। यह नया पनडुब्बी बेस समुद्री संस्थानों को सुरक्षित करने के लिए नौसेना को अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। इतना ही आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नौराज दिवस 2023, तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नौराज दिवस 2023 के रूप में मनाया गया और प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नौराज दिवस मनाया जाता है। नौराज अब दिवस क्यों मनाया जाता है? ये बसंत अक्षांश को चिन्हित करता है, नवजाति और प्रकृति के नए आयाम के आगमन को बताता है। लगभग 300 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इस अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। कितने लोग? लगभग 300 मिलियन लोग इसको मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को नौराज के रूप में घोषित किया, जिसका अर्थ नया दिन होता है और इसका लगभग 3000 वर्ष का इतिहास रहा है। नौराज के जड़ पुराने पारसी धर्म जरथुष्ट्र धर्म से है और जरथुष्ट्र धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से पहले का है। तो इसका लगभग 3000 का इतिहास है। नया दिन इसको कहते हैं। 21 मार्च को मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार। बॉम्बे जयश्री, तो संगीत अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए संगीत कला निधि, नृत्य कला निधि, संगीत कला आचार्य TTK और संगीतज्ञ पुरस्कारों के नामों की घोषणा की और प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि अवार्ड के लिए चुना गया, विच इज इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे क्या कहता है ये? नृत्य के लिए
कलानिधि पुरस्कार बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया। तो ये भी याद रख सकते हैं। और संगीत के लिए भी संगीत के लिए बॉम्बे जयश्री, और नृत्य के लिए जो कलानिधि पुरस्कार है वो बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को कर्नाटका संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 क्या कहता है? देखो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन बना है? अफगानिस्तान। और 4 वर्षों से लगातार अफगानिस्तान ही है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करें तो इस सूचकांक में बुर्किना फासो, कौन कौन से? देखो, बुर्किना फासो और सोमालिया को तीसरा स्थान, बुर्किना फासो को दूसरा और सोमालिया का तीसरा स्थान दिया गया है। और इस सूचकांक में भारत 13वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान 6वें नंबर पर है। तो भारत भी उतना ये नहीं कि यहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं होती ही नहीं है, होती हैं। तो देखिए 13वें स्थान पर है और पाकिस्तान है वो 6वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया विश्व में सबसे खराब औसत GTI स्कोर वाला क्षेत्र बना है। दक्षिण एशिया वाला, तो जिसमें आप अफगानिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, भारत देख रहे हैं। 2022 में विश्व भर में सबसे घातक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट, अल शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जमात नुसरत अल इस्लाम बाल मुस्लिमीन रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी को 2022 में 12वें सबसे घातक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया गया है। इसमें लगभग 10 पैमाने होते हैं किस तरीके से आपकी रैंकिंग होगी। इसमें सैलान बैंक ने इंडियन बैंक में INR नोस्त्रो खाता खोला। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नोस्त्रो खाता क्या होता है। नोस्त्रो खाता उस खाते कहते हैं जब एक बैंक दूसरे बैंक में विदेशी मुद्रा रखता है और इससे ग्राहकों को दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की सुविधा मिलती है। और इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई नई शाखा नहीं होती है। तो जब नई शाखा नहीं होगी तो इस तरीके से वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो श्रीलंका के सेलोन बैंक ने 19 मार्च 2023 को मुंबई के इंडियन बैंक में भारतीय मुद्रा लेन देन के लिए एक बैंक खाता खोला है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पार का लेन देन भारतीय रुपए के रूप में आसानी होगी। मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए क्या किया जा रहा है? विद्युतीकरण किया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन की जा रही है। तो दुन्नाई मेदीपाथार सिंगल लाइन सेक्शन और अभयपुरी पंचरत्न डबल लाइन सेक्शन शुरू हुई है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा ये खींची जाने वाली ट्रेनें अब मेघालय के मेंदीपाथर किसी से संचालित होंगी, जिसकी औसत गति में वृद्धि होगी। सागर परिक्रमा चरण 4 कर्नाटक में आयोजित होगा। तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सागर परिक्रमा का चौथा चरण इतने मार्च को 18 से 19 मार्च 2023 को, जिसमें कर्नाटका के 3 तटीय जिले कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? सागर परिक्रमा क्या होता है कि सभी मछुआरे, मत्स्य किसान, संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक समुद्री विकासवादी यात्रा है। तो यह है सागर परिक्रमा जो शुरू होने वाली है कर्नाटक से होते हुए फिर आपका उडुपी, दक्षिण कन्नड़, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे ये जो तटीय क्षेत्र हैं या तटीय राज्य हैं उनसे होकर के ये गुजरेगी। 2023 की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीयों का स्थान मिला है। अब 2 भारतीयों कौन कौन से हैं उनका नाम हमें देखना है। तो भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। तो महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थान भी शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुआ है। मयूरभंज और लद्दाख को इसमें शामिल किया गया है। लद्दाख तिब्बती बौद्ध संस्कृति वाला स्थान है। यहाँ इसी वर्ष भारत ने लेह से लगभग 168 मील दक्षिण पूर्व में हानले गांव में अपना पहला डॉग स्काई रिजर्व भी नामित किया है। तो हानले अभी न्यूज में भी था, रिसेंटली अभी न्यूज में था।
हानले गांव में वर्ष में लगभग 270 साफ रातें होती हैं और जो इसे खगोलीय वैभव के लिए आदर्श बनाती हैं, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 बार न्यूज में रह चुका है। उसके बाद है तमिल लेखक शिव शंकरी होंगे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तमिल लेखक शिव शंकरी, तमिल लेखक भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है। के बिरला फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की है। तो सरस्वती सम्मान क्या है? सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं सूची के में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान का आरंभ जो किया गया वो 1991 में किया गया और पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। तो शिव शंकरी की अगर बात करें तो 36 उपन्यासों, 48 उपन्यासों, 150 लघु कथाओं, 15 यात्रा वृत्तांतों, निबंधों के 7 संग्रहों और 3 जीवनियों की लेखिका हैं, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करें, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एनसीएलटी ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय के लिए मंजूरी दी गई है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईटेक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची जारी की गई है। अब देखेंगे कि हम इसमें कौन पहले नंबर पर है। अब भारत की कोई भी जो एयरपोर्ट है वो 20 में शामिल नहीं हो पाया, टॉप 20 में शामिल नहीं हो पाया है। इस रैंकिंग में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 36वें स्थान पर है, 36वें स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए 2023 में इस सूची में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है। चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है इसमें, तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला स्थान किसको दिया गया है। साथ ही में एम्स्टर्डम में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इसकी घोषणा की गई। इस सूची में कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर, जापान का हनेदा एयरपोर्ट तीसरे और दक्षिण कोरिया का इचियोन एयरपोर्ट चौथे स्थान पर है। तो ऐसा आप याद इसको रख सकते हैं। स्काईटेक्स द्वारा घोषित किया गया है। अब स्काईटेक्स क्या है? वह यूनाइटेड किंगडम स्थित एक कंसल्टेंसी है जो एक एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा और रैंकिंग साइट्स को ऑपरेट करती है और चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में दर्जा मिला हो। तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट आपको याद रखना है। राजस्थान के 19 नए जिले की घोषणा की गई है, तो उतने पॉइंट नहीं है। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति निर्वाचित। इंपॉर्टेंट। तो राम सहाय यादव निवर्तमान उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुणे का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के मधेश क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं और वहां के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 7 राज्यों में पीएम मित्र का टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य कपड़ा निर्माण और आयात निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इतना आपने याद रखना है, विच इज इंपॉर्टेंट, कि ये पीएम मित्र मेला, पीएम मित्र पार्क या पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, ये किस चीज से संबंधित है? हमें कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना है, इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना के माध्यम से पार्कों के माध्यम 70,000 करोड़ रुपए का निवेश और 20 लाख रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है। यह मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड एक बेहतरीन उदाहरण है जो आपका मेंस के लिए भी जरूरी हो सकता है अगर आप लिखना चाहेंगे तो। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इंपॉर्टेंट हो गया। टीकाकरण कार्यक्रम को 2 बूंद जिंदगी की नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया। 2 बूंद जिंदगी की, आपने कई बार सुना होगा इसको। ओके। दीपक मोहंती पीएफआरडीए के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक, सिपरी की रिपोर्ट है 2023 की। तो विश्व में भारत जो है सबसे बड़ा हथियार का आयातक है, यानी कि इंपोर्ट हम सबसे ज़्यादा हथियार कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2018 से 2022 के बीच विश्व में भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। इस मुख्य बिंदु की रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार आयातक अभी भी है।
विगत 5 वर्षों में विश्व में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% अकेले भारत नहीं खरीदे। देखो, वो ये पूरे विश्व में जितने बिके, मान लो 100 हथियार बिके हैं तो 100 में से 11 तो भारत नहीं लिए हैं, 100 में से 11 तो भारत नहीं लिए हैं। अब इतने सारे देश हैं। सऊदी अरब हथियार खरीदने में दूसरे स्थान पर है 9.6, इसके बाद कतर है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, इस तरीके से आता है। निर्यातक की बात करें तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा, नाम याद रखना है, निर्यातक कौन कर रहा है, निर्यात कौन कर रहा है, अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे जो हथियार जो बेच रहा है तो वो अमेरिका सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है। और आयात कौन कर रहा है, भारत। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस अवसर, फिर से इंपोर्ट हो गया। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी बात करें तो ये उपभोक्ता के अधिकारों को और अधिक निर्देशित करने या उनके अधिकार के रूप में उनके अधिकारों को बताने के लिए, समझाने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। इसका लक्ष्य यही होता है। विश्व 2023 की अगर बात करें तो इसका जो विषय था, जो थीम थी, स्वच्छ ऊर्जा गति से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना इसकी 2023 की थीम रही है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 15 मार्च 1983 में मनाया गया और भारत संसद ने 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया। नीति आयोग ने ATL सारथी लॉन्च किया। नीति आयोग ने ATL सारथी लॉन्च किया। अब ये ATL सारथी आखिरकार क्या है? तो ये पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य निगरानी और मूल्यांकन ढांचा प्रदान करना है जो ATL के कामकाज में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मक और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज यानी कि ATL, ठीक है, यानी कि ATLs की स्थापना कर रहा है। अब आपको यह बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है, ATL की शुरुआत कब हुई है, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज की आखिरकार शुरुआत कौन से वर्ष की गई है, विच इज इंपॉर्टेंट। अगला, इससे आगे चलते हैं जरा। भारत और स्वीडन के मध्य अनुसंधान नेटवर्किंग के लिए समझौता हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना, यह पहल है। तो यह पहल वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करके इस उद्देश्य से पाठ योजनाओं का एक श्रृंखला पर ही आधारित है। यह पहल विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता, विशेषताओं के निर्माण, कार्य और परीक्षण में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझाने में मदद करती है। श्रेया घोड़ावत शी चेंजेस क्लाइमेट का भारत राजदूत नियुक्त। ठीक है, श्रेया घोड़ावत शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है श्रेया घोड़ावत। ये आखिरकार ये क्या है, शी चेंजेस क्लाइमेट? यह एक वैश्विक अभियान है जो सिर्फ जलवायु कार्यवाही को तेज करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और वैश्विक गैर संगठन शी चेंज क्लाइमेट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एम्ब्रेस इक्विटी शीर्षक से एक विशेष पहल शुरू की है। साझा बौद्धिक विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा साझा बौद्धिक विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन में SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रों के साथ भारत के सभ्यागत जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। SCO का गठन कब किया गया? 2001 में इसका गठन किया गया। इसके 8 मेंबर हैं जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी आते हैं। 4 पर्यवेक्षक देश और 6 संवाद भागीदार देश शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन। सिंपली याद रखना है सिर्फ कि वेद प्रताप वैदिक कौन थे, वरिष्ठ पत्रकार। ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये पागलखाना ज्ञान चतुर्वेदी के बिरला फाउंडेशन ने 9 मार्च 2023 को प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 देने की घोषणा की है। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ है, विच इज इंपॉर्टेंट। और 2021 में
असगर बजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए यह सम्मान दिया गया था। 2021 का भी याद रखना है और 2022 का भी याद रखना है। डॉक्टर चतुर्वेदी को 2015 के भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी पहली पुस्तक नरक यात्रा, जो भारत में चिकित्सक विज्ञान शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। डॉक्टर चतुर्वेदी मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। व्यास सम्मान की और पिछले 10 वर्षों के दौरान हिंदी में प्रकाशित साहित्यिक रचनाओं के लिए भारतीय नागरिकों को यह दिया जाने वाला पुरस्कार है। के विडलक फाउंडेशन की बात करें तो इन्होंने 1991 में इस सम्मान की स्थापना की थी। आरआरआर फिल्म के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर दिया गया। तो फिल्म का गीत आरआरआर गीत नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुआ है। यह ऑस्कर में नामित होने वाला पहला भारतीय गीत है, पहला भारतीय गीत जो ऑस्कर में नामांकित हुआ है। नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ गीत श्रेणी में भारत का पहला ऑस्कर प्राप्त किया है। इससे पहले इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो हमने पिछले कल कवर किया था, और भारत की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स, और दूसरा है ऑल दैट ब्रेथ्स भी ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया है। उसके बाद चलते हैं आगे। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको करंट अफेयर में पूछा जाए। अमेरिका की सिलिकॉन वैली एसबीएफ को बंद कर दिया गया है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक को एसबीवी क्या है ऐसा पूछा जा सकता है। तो बैंक की 210 अरब डॉलर की संपत्ति को बेचा जाएगा। देखते हैं जरा। तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इस बैंक का रिसीवर नियुक्त किया गया। एफडीआईसी को बैंक के ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी दी गई है। यह अमेरिका में 2008 के वित्तीय संकट के बाद दूसरा बड़ा फेलियर माना जा रहा है। वहीं बैंक डूबने का दूसरा बड़ा मामला है कि 2008 में भी ऐसा वित्तीय संकट आया था जिसके कारण पूरे विश्व में इसका इफेक्ट पड़ा था। सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के पीछे की वजह लगातार उसका घाटा और उसे फंडिंग ना मिलना इसका रीज़न है। इसके कारण इसे लगातार घाटा हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, इसकी संपत्ति को अब बेचा जाएगा। 210 अरब डॉलर की संपत्ति को, इसकी 210 अरब डॉलर की संपत्ति को बेचा जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है जिसके पास 210 अरब डॉलर से भी अधिक का एसेट है। अमेरिका के कई शहरों में इसकी ब्रांचें फैली हैं और अमेरिका का करीब 44% कारोबार टेक और हेल्थ केयर कंपनी के साथ है। आरबीआई द्वारा मिशन हर पेमेंट डिजिटल का शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? आरबीआई पूछा जाएगा, एसबीआई, पीएनबी, तो किसके द्वारा किया जाएगा? अभियान का विषय डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स, ऐसा पूछा जा सकता है। ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला। तो ये भी थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 1300 साल हाल ही में कहाँ पर बौद्ध का 1300 साल पुराना स्तूप मिला है, तो उड़ीसा में। सिक्किम के लिए गो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक कवर जारी किया गया। तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैविक खेती की बात हो रही है इसमें। 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष उन सभी महिला न्यायाधीशों को सम्मानित करते हुए मनाया जाता है जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी या उसके खिलाफ अपना सहयोग दिया। इस दिवस का उद्देश्य महिला जन द्वारा किए गए प्रयासों और योगदान को मान्यता प्रदान करना है। 2023 का अगर इसकी दिवस न्याय के लिए महिलाएं अभियान के साथ मनाया गया। बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, ये याद रखिएगा। तो बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए, अगर बीएसएफ में कोई जाना चाहता है और अग्निवीर की ट्रेनिंग ले चुका है, क्योंकि 4 साल का होता है अग्निवीर, 4 साल के लिए ट्रेनिंग लेगा, तो उसके बाद 10% जो आरक्षण है वो बीएसएफ में रखा जाएगा। मलेशिया के पूर्व पीएम मुहिद्दीन यासिन भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये न्यूज़ में है। हाल ही में जो मलेशिया के पूर्व पीएम मुहिद्दीन यासिन, वो क्यों न्यूज़ में थे, या ऐसे कौन से पीएम थे जिनको भ्रष्टाचार के मामले में हाल ही में कैद में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया? तो मलेशिया के पूर्व पीएम मुहिद्दीन यासिन। शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप जीता।
तो 5 मार्च 2023 को ग्वालियर में शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर ईरानी कप जीता है। शेष भारत लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। तो ईरानी कप इस बार किसने जीता है? तो शेष भारत ने इस बार जीता है, लगातार दूसरी बार। ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो यह टूर्नामेंट यह एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1959 to 60 में हुई थी। सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 वर्ष पूरे होने पर ZR ईरानी के नाम पर रखा गया। यह क्रिकेट प्रतियोगिता वर्तमान रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारतीय टीम के बीच में सालाना खेला जाता है। 8 मार्च 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यूएन की डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी थीम के साथ विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। क्या इस बार की थीम रही? तो ये भी ज़रूरी हो जाता है। क्या थीम थी? डिजिट ऑल, है ना, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी इम्पोर्टेंट। इस वर्ष की थीम का उद्देश्य लैंगिक मुद्दों को प्रकाश में लाने के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देना था और पहली बार ये कब मनाया गया? तो 1909 में बनाया गया। पहली बार 28 फरवरी 1909 में बनाया गया अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी द्वारा मनाया गया था। और 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। पहली बार मनाया गया 1909 में 28 फरवरी को, लेकिन फिर उसके बाद 1975 के बाद 8 मार्च को मनाया जाने लगा। और इस बार की थीम क्या थी? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक मुद्दों पर प्रकाश डालना इस बार का लक्ष्य था। नो स्मोकिंग डे 2023। प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे इस वर्ष 8 मार्च को ही था। इस वर्ष का जो थीम था, विषय क्या था? देखो, धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है, इस वर्ष का ये विषय था। मानिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो कौन बने हाल ही में? तो मानिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ हाल ही में ली। इसके बाद चलते हैं फिर जरा सेकंड, ऐसा ना हो ना कि हम रिकॉर्ड कर रहे हो और रिकॉर्डिंग चली हो ना, ऐसा हुआ है पहले भी, इसलिए। कॉनराड संगमा ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देखो, तो मानिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कॉनराड संगमा ने मेघालय के मुख्यमंत्री की शपथ ली। नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। 3 आपके पास यहां पर आ गए, 3 आगे देखो, मानिक साहा त्रिपुरा, कॉनराड संगमा मेघालय और नेफ्यू रियो नागालैंड। उसके बाद चलते हैं आगे, लाडली बहन योजना। अब लाडली बहन योजना की शुरुआत कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी कहा गया था और अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन क्या पता मिल जाएं। घोषणा तो की हुई है। और हिमाचल प्रदेश इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। डिजिटल जॉब पोर्टल वन स्टॉप नॉन स्टॉप का शुभारंभ। डिजिटल जॉब पोर्टल वन स्टॉप नॉन स्टॉप, तो इतना याद रखना है कि जो वन स्टॉप नॉन स्टॉप किस चीज़ से संबंधित है? तो डिजिटल जॉब पोर्टल है, ये डिजिटल जॉब पोर्टल है। नेक्स्ट, ये भी ज़रूरी नहीं है ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया। खैर, एक मिनट, कहाँ पर पहुंचे थे हम? यहाँ पर पहुंचे हैं। मैक्स वेस्टस्टेपन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो बता दीजिएगा। फिर आरबीआई ने अमेज़न पर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। अब क्यों लगाया है यह जुर्माना? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई और अपने ग्राहकों को नो योर कस्टमर से संबंधित केवाईसी से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया। तो कितना? 3.6 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अमेज़न पे इंडिया केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए जुर्माना लगाया गया। युवा सांसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव दिल्ली में मनाया गया, सेंट्रल हॉल में। तो ये इसका जो पहला संस्करण था, राष्ट्रीय युवा संसद का पहला संस्करण 2019 में हुआ था। और नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजें और नीति में योगदान करें विषय के साथ इसको आयोजित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
दिल्ली में भी ऐसा कुछ हुआ था शायद पहले, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीद करेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीती, ये भी सिंपली याद रखना है कि कर्नाटक के द्वारा संतोष ट्रॉफी जीती गई। तो मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव सर्वश्रेष्ठ सैंडविच में 13वें स्थान पर। ये उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने लायक है ना, ऐसे याद है तो ठीक है, वरना 3 मार्च 2023 विश्व वन्य जीव दिवस। तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। अब इस बार की थीम क्या थी? वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी इस बार की ही थीम रही है, ये याद रखना है आपको। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन करने, अब इसको लेकर के यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा और भी बन सकता है, क्योंकि अभी चेंज करने पर लगे, तो इस पर हम नहीं जाएंगे अभी के लिए, इसके लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी चला हुआ है इस पर फैसला कि चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी जो नियुक्ति है वो किस तरीके से होगी। असम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस मनाया गया। तो पश्चिमी असम के कोकराझार के बोडोलैंड विश्वविद्यालय में विश्व स्तर पर ज्ञान साझा करने के लिए 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच पहले 4 दिवसीय बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्या है? कि भारत के असम राज्य का स्वायत्त क्षेत्र है। इसके अंतर्गत असम के 4 जिले आते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित हैं। इस जिले में बर जनजाति, जिसे अंग्रेजी में बोडो कहते हैं, बाहुल्य है, और यह फरवरी 2023 में एक स्वायत्त क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश A.M. अहमदी का निधन। पूर्व मुख्य न्यायाधीश तो A.M. अहमदी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो क्या थे वो? भारत के पूर्व न्यायाधीश। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड बॉक्स। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी NSE इंडिसेस लिमिटेड ने 24 फरवरी 2023 को देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। क्या नाम रखा गया है? निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स रखा गया है। इसमें म्युनिसिपल बॉन्ड्स को ट्रैक और ट्रेड करना पहले की तुलना में और भी आसान हो जाएगा। बस इस इंडेक्स में बॉन्ड्स को क्रेडिट रेटिंग भी दी जाएगी। और निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स में 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 28 बॉन्ड्स को शामिल किया गया है। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो भारत का विश्व सबसे बड़ा और विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है और मुंबई में स्थित है। स्थापना 1992 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर। तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स में भारत को 55 देशों में 42वें स्थान पर रखा गया है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के आधार पर बनाते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को निर्देशित किया जाता है। और 2023 के सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है और उसके बाद UK और फ्रांस है। आपको याद रखना है कि भारत कितने स्थान पर है? तो पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है और सेकंड स्थान पर इसमें UK और उसके बाद फिर फ्रांस है, और भारत जो है वो 42वें स्थान पर है 55 देशों की सूचियों में। रिपोर्ट के अनुसार भारत का आकार और आर्थिक प्रभाव विश्व मंच पर बढ़ रहा है। यह रिपोर्ट नवाचार के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलाव की संभावना को दर्शाता है। भारत के मजबूत जो पक्ष हैं वो कैसे हैं? कॉपीराइट पायरेसी में निरंतर मजबूत प्रयास करना, ऑनलाइन ट्रेडमार्क उल्लंघन का और नुकसान पर बेहतर प्रयास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IP आधारित कर प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की अगर बात करें तो यह क्या है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह विश्व की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में IP अधिकारों की सुरक्षा का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करता है। सूचकांक का उद्देश्य राष्ट्रों को अधिक नवाचार, रचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक द्वारा चिन्हित एक यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है द्वारा चिन्हित एक उज्जवल आर्थिक भविष्य की ओर ले जाने में मदद करता है। जो हिंदी हम गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए माफी चाहते हैं, थोड़ी बीच बीच में हो जाता है ना। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो मार्च 2023 के जो करंट अफेयर है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप कि आप इसको कंटिन्यू रख रहे होंगे, जो भी देख रहे हैं 20 से 30 लोग या जितने 40 लोग 50 लोग जो देख रहे होंगे। यहाँ तक तो बहुत कम ही पहुँच पाते हैं लास्ट तक। जो लास्ट में पहुँचे हैं
वो कमेंट ज़रूर करें, मुझे देखना है ज़रा कि लास्ट में कौन कौन पहुँचे हैं। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।